हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ में वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पार्ट 1। कंपनी के निर्माण एवं समामेलन सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी किससे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी का निर्माण करने की वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अलग अलग चरण लेते हैं उसमें, और उसमें डिसाइड कंपनी क्या होगी, क्या कंपनी कैसे काम करेगी, ये डिसाइड करते हैं। तो इसको हमने कंपनी के फॉर्मेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रमोशन स्टेज, जिसको अपन बोलते हैं परिवर्तन अवस्था। सेकंड है पंजीयन और समामेलन अवस्था, जिसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज और या रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। और थर्ड आती है हमारी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, जिसे अपन बोलते हैं व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था, स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहला स्टेज है प्रमोशन ऑफ कंपनी, जिसे हम बोलते हैं कंपनी का परिवर्तन मीन्स प्रमोशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विद द व्यू ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। जो प्रमोशन जो है परिवर्तन जिसे हम बोलते हैं, कंपनी के निर्माण के संबंध जितने भी कार्य कंपनी को बनाने के लिए जितने भी प्रारंभिक कार्य किए जाते हैं, हम उन कार्य को परिवर्तन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम जो प्रमोटर होता है, परिवर्तक होता है, वो डिस्कवर करता है कि उसे कौन सा बिज़नेस करना है, उस पर इन्वेस्टिगेट करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है और उसके लिए रिसोर्सेज जो होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है, ह्यूमन संसाधन को भी लेके आता है और एक कंपनी का निर्माण करता है। और हु इज़ ए प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन है? प्रमोटर वो व्यक्ति है जो कंपनी के प्रमोशन का काम करता है, जिसे हम हिंदी में प्रमोटर को परिवर्तक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गुथमैन एंड डगल, अ प्रमोटर इज़ ए पर्सन हु प्रिपेयर्स द प्लान फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड ब्रिंग्स द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। परिवर्तक जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो प्लान बनाता है कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने की, कंपनी को फॉर्म करने की, और उसके बाद वो जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल कंपनी या आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में कार्य करती है। अब जो प्रमोटर जो है उसके इसके बारे में और हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति होता है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर या प्रवर्तक के रूप में लिखा जाता है, या जो कंपनी की जो वार्षिक विवरणी होती है उसमें प्रवर्तक के रूप में कराई गई हो उसकी पहचान, और जो जिसका अंशधारी संचालक एवं अन्य किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण है, जिसका काम जो कंपनी के जो कार्यकलाप होते हैं, जो काम होता है कंपनी का, उसके ऊपर जिस व्यक्ति का कंट्रोल रहता है, या जो सलाह देता है, निर्देश देता है या अनुदेश देता है, उस व्यक्ति के पास इतना पावर होता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं प्रमोटर या प्रवर्तक। तो इन शॉर्ट हम प्रमोटर के लिए कह सकते हैं, प्रवर्तक से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह से है जो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति हो प्रमोटर, एक से ज़्यादा भी व्यक्ति प्रमोटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, या उन समूह से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना करता है या कल्पना करता है, उसके समामेलन एवं उसकी प्रारंभिक जो पूंजी होती है उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, मतलब इनिशियल जो कैपिटल चाहिए होगी उसके लिए आवश्यक कदम उठाता है, और समामेलन के बाद जब यह अपना कारोबार करती है तो उसके अधिकांश अंशों में के धारक के रूप में, मतलब मैक्सिमम जो शेयर्स होते हैं उस व्यक्ति के पास होते हैं, अथवा उसके संचालक के रूप में संचालक मंडल को सलाह देता है, निर्देश देता है और अनुदेश भी देता है। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, प्रवर्तक के क्या कार्य रहते हैं? सबसे पहला होता है कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी के निर्माण की कल्पना करना एवं संभावनाओं का पता लगाना। जो प्रमोटर होता है वो जो बिज़नेस होता है उसका आइडिया उस व्यक्ति के उसके मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में डेवलप होता है, उस आइडिया को वो और सोचता है डेप्थ में, उसकी क्या उस पर शॉर्ट एनालिसिस करता है, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या होंगी ये सब देखता है। बहुत सारे आइडिया होते हैं उसके पास, लेकिन उसमें से वो सबसे जो बेस्ट उसको लगता है, जो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट हो,
और मार्केट के अकॉर्डिंग उसको लगता है कि हाँ ये बिज़नेस अच्छा चलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेलेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द आइडिया। फिर अगर उसने मान लीजिए कुछ आइडियाज़ लिए, उन आइडियाज़ के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको वेरीफाई करता है कि वेदर इट विल गोइंग टू वर्क और नो। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आवश्यक संसाधन जुटाना। जितने भी उसको रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी रिक्वायरमेंट्स उसको इकट्ठी करनी पड़ती हैं। मान लीजिए उसको कंपनी के लिए जो प्रबंधक होंगे, कंपनी सचिव है, लिपिक है, कर्मचारी हो, इन सबको नियुक्ति देनी पड़ती है और सीमा नियम पे हस्ताक्षर करने के लिए उसके अभिदाता भी ढूंढने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेकिंग प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं प्रारंभिक अनुबंध होते हैं, जैसे ऐसे अनुबंधों की भूमि भवन क्रिया करना, किराए पर लेना, ये जो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी विद्यमान व्यवसाय, कारखाने या संयंत्र आदि तो लीज पे लेना, किराए पे लेना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वो करता है। नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसे अपन बोलते हैं वित्तीय नियोजन। जो प्रमोटर होता है या प्रवर्तक होता है जो कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता है कि कंपनी की पूंजी संरचना, पूंजी प्राप्ति कैसे होगी, इन जो कंपनी के बैंक कौन सा होगा, बैंक के बाद जो अंडरराइटर्स या अभिगोपक होते हैं, पूंजी निर्गमन प्रबंधक, दलाल आदि, इन सब चीज़ से अनुबंध करता है और फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी उसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। पंजीकृत कार्यालय का स्थान क्या होगा, कंपनी का नाम की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और कंपनी के उपदेश क्या होंगे, कंपनी की पूंजी का निर्धारण करना, सीमा नियम तैयार करना और उसे छपवाना, कंपनी के अंतर नियम को बनवाना और उसे छपवाना, सीमा नियम अंतर नियम से रिलेटेड कार्य करना और जो प्रथम संचालक होंगे उनकी जो भी इच्छुक व्यक्ति है उनसे भी लिखित सहमति लेना, वकील, लेखांकन, मूल्यांकन, इंजीनियर्स आदि की नियुक्ति करना, सक्षम व्यक्तियों के द्वारा आवश्यक लिखित घोषणा, जितने भी डिक्लेरेशंस होते हैं वो उसे लेने पड़ते हैं। अभिदाता तथा प्रथम संचालक को धारा 76 के अनुरूप शपथ पत्र प्राप्त करना, ये सारे कार्य उसे करने होते हैं। कंपनी के समामेलन की कार्रवाई करना, जिसे अपन बोलते हैं गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अब वो रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट्स देता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है टू इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर द कंपनी। फिर उसके बाद प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना, गेट इंश्योरिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब इसके बाद क्या करता है कि जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। इंश्योरिंग वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका वेरिफिकेशन भी होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का। फिर कंट्रोलिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जितने भी कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर वो कामकाज के ऊपर कंट्रोलिंग करेगा। एडवाइजिंग एंड गिविंग डायरेक्टर्स, कि ये जितने भी इनको सलाह निर्देश आदि देने का इसके पास पावर होता है। अपॉइंटेड डायरेक्टर्स इफ़ ऑल डायरेक्टर रिज़ाइन। अब अगर मान लीजिए आगे चल के फ्यूचर में कोई भी डायरेक्टर सभी के सभी डायरेक्टर रिज़ाइन कर देते हैं तो प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नए डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने का पावर रखता है। नेक्स्ट आता है लीगल पोजीशन ऑफ पावर, लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर। लीगल पोजीशन में हम बात करें अगर तो देखते हैं जो प्रमोटर है वो एक प्रवर्तक कंपनी का एजेंट नहीं है। ही इज़ नाइदर एन एजेंट नॉर ए ट्रस्टी बट देयर इज़ अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रमोटर एंड अ कंपनी। अब नाइदर एन एजेंट इसलिए नहीं कहा जाता है। एजेंट और जो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो कंपनी का निर्माण, मान लीजिए कोई सी भी, जैसे LIC का हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है तो उसके एजेंट्स होते हैं, वो पॉलिसी सेल करते हैं ना, तो वो LIC पहले एग्जिस्टेंस में आई है और उसके एजेंट बाद में आए हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर कभी भी कंपनी का एजेंट नहीं हो सकता है क्योंकि कंपनी का निर्माण तो अभी हुआ ही नहीं है, इसलिए प्रमोटर एजेंट नहीं है। अब सेम ट्रस्टी की भी बात करें तो वो ट्रस्टी भी नहीं है क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं आई है उसका वो व्यक्ति ट्रस्टी कैसे हो सकता है। लेकिन प्रवर्तक का कंपनी के साथ एक विश्वास आश्रित संबंध होता है क्योंकि वो कंपनी उस पर विश्वास करती है और वो कंपनी के ऊपर विश्वास करता है। तो प्रवर्तक का उस कंपनी के साथ जिसका वह प्रवर्तक है तथा उसके लोगों के साथ जिन्हें वह अपनी कंपनी में अंशधारी हेतु प्रेरित करता है के साथ विश्वास आश्रित संबंध होता है।
विश्वास आश्रित संबंध का मतलब होता है विश्वास, भरोसा व सद्भाव के संबंध. अ प्रमोटर इज नाइदर एन एजेंट नॉर एन ट्रस्टी बट ही इज इन a fiduciary relationship to a company just as the relationship of the principal and the agent in the case of an agency or the trustee and the beneficiary under the trust exit. नेक्स्ट है ड्यूटीज़ की बात करें. ड्यूटीज़ में टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि प्रमोटर जो है वो सारे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य उन सभी तथ्य को प्रकट करें. नॉट टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट. प्रवर्तक जो है कभी भी कोई भी गुप्त लाभ ना उठाए. कोई भी अगर वो डील कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट उठा ले क्योंकि वो प्रमोटर है तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है. टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. अगर उसका किसी ट्रांजेक्शन में कोई इंटरेस्ट है तो इट इज़ नेसेसरी कि वो उसको डिस्क्लोज करे, ओपन करे. नॉट टू सेल ओन प्रॉपर्टी विदाउट इन्फॉर्मिंग. उसे कभी भी अपनी संपत्ति बिना बताए नहीं बेचनी होती है. नेक्स्ट, टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी ब्रॉट. उसे अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका फुल डिस्क्लोजर बताना ज़रूरी है. नॉट टू मेक अनफेयर यूज़ ऑफ हिज पोजीशन. कभी भी उसको अपनी पोजीशन का अनफेयर यूज़ नहीं करना है. नॉट टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कभी भी वो किसी भी नॉट टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो पोस्ट होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ इफ़ ऑब्जेक्ट्स आर चेंज. अगर कंपनी अपने फ्यूचर में कोई भी ऑब्जेक्टिव चेंज कर देता है तो उसे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ का जो भी अमाउंट है वो ले सकते हैं. कंपनी उनकी सिक्योरिटीज़ वापस ले लेगी. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ इन केस ऑफ वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट. अगर सेम टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ भी कोई चेंजेस हो रहा है तो उसे सिक्योरिटीज़ के को वो जो कहते हैं टू प्रोवाइड टू एग्जिट, उन्हें वो अपनी सिक्योरिटीज़ वापस कंपनी को दे सकते हैं और अमाउंट ले सकते हैं. टू अटेंड बिफोर द ट्रिब्यूनल. और इसकी अगर ट्रिब्यूनल से उसको ऑर्डर आता है कि ही हैज़ टू बी देयर तो उसे जाना होता है. लाइबिलिटी ऑफ द प्रमोटर. लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ द प्रमोटर के क्या दायित्व बनते हैं. लाइबिलिटी फॉर फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन. कभी भी जो प्रमोटर है वो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर उसने दी है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी कभी भी कोई झूठी सूचना ना दे. नेक्स्ट है अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा. लाइबिलिटी फॉर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस. भ्रामक प्रविवरण की दशा में दायित्व. अब ये भी लाइबिलिटी बनती है कि कभी वो मिसलीडिंग भ्रामक प्रविवरण ना छपवाए जिसकी वजह से लोगों को किसी भी तरीके की हानि या क्षति हो. लाइबिलिटी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस एज टू इशू द सिक्योरिटीज इन प्राइवेट प्लेसमेंट मोड. निजी आधार पर प्रस्ताव की प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रावधान के उल्लंघन पर दायित्व. कभी भी कोई भी कंपनी निजी आधार पर अगर प्रतिभूतियों का निर्गमन कर रही होती है तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का उल्लंघन अगर कर रही होती है तो उसको कभी भी धनराशि स्वीकार या कोई धनराशि स्वीकार कर लेती है तो ये गलत है. तो उसके ऊपर 2 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. लाइबिलिटी फॉर फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर आइटम्स इन द स्पेशल बिजनेस. विशेष व्यवसाय कार्य के प्रत्येक मत का प्रकटीकरण करने में असमर्थ रहने पर दायित्व. अगर कभी भी कंपनी की साधारण सभा में कोई विशेष व्यवसाय का कार्य किया जाता है तो ऐसी दशा में उस सभा में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय के प्रत्येक मत के लिए महत्वपूर्ण तथ्य का विवरण उन सभा की सूचना के साथ संलग्न करना ज़रूरी होता है. और अगर ऐसा नहीं करते तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना या जो भी दोषी अधिकारी होगा या उसके नातेदारों को होने वाले लाभ अगर उसको मिला है तो उसके 5 गुना राशि का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा. लाइबिलिटी फॉर फेलियर टू रीपे मनी और रिस्टोर प्रॉपर्टी. धनराशि या संपत्ति लौटाने में असफल रहने में अगर वो रहता है पर भी उसका दायित्व होता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसे उसके ऊपर धारा 2661 के तहत उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उस व्यक्ति को वो दी जाएगी. कंपनी समापक के साथ असहयोग के लिए दायित्व. अब जो कंपनी समापक होता है उसके साथ भी अगर वो लिक्विडेटर जो होता है अगर आप उसके साथ उसको सपोर्ट नहीं करते हो, कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है तो भी आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको सपोर्ट करो. नहीं करते हो तो आपको इसके लिए धारा 286 के तहत पनिश किया जाएगा. प्रारंभिक अनुबंध के लिए दायित्व. लाइबिलिटी फॉर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट. अब जो प्रमोटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब प्रमोशन के टाइम जो भी उसने प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रारंभिक अनुबंध किए हैं उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है.
अब नेक्स्ट आते हैं राइट्स ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर के कुछ अधिकार होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार, कि राइट टू रिसीव, जितने भी उसने खर्चे करे हैं कंपनी को बनाने के लिए, तो उसको अधिकार है कि वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसे समय पे वापस दिए जाए। और अगर उसे राइट टू रिसीव प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स, अब इसके जो इनके जो को प्रमोटर्स हैं उनसे भी इसको राइट है कि ये उनसे भी पैसा ले सकता है। एंड राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के हम पढ़ते हैं 6 पॉइंट्स हैं। बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टी एट प्रॉफिट, अगर क्योंकि उसने कंपनी का निर्माण किया तो उसको रेम्यूनरेशन प्राप्त करने का हक है। इसके हम कहते हैं कि उसको अगर जो कोई भी अगर प्रॉपर्टी बिक्री तो उसे प्रॉफिट में बेचा जाए। बाय सेलिंग प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स, अगर उसको शेयर्स के अगेंस्ट शेयर्स दे दिए जाए। बट बाय टेकिंग शेयर्स एट पार, उसे जो शेयर्स हैं वो पार में दिए जाए। बाय वे ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, या बाय लमसम पेमेंट, अगर उसको लमसम पेमेंट दिया जाए। बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यस, आज का असाइनमेंट आपका है कि प्रमोटर कौन होता है, हुज ए प्रमोटर, प्रवर्तक किसे कहते हैं। एक्सप्लेन द ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, इसकी जो ड्यूटीज़ हैं और जो उसके फंक्शंस होते हैं उसको एक्सप्लेन करिए। एंड व्हाट इज़ द लायबिलिटी ऑफ अ प्रमोटर, जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उसके दायित्व क्या होते हैं, ये आपको एग्जाम व्यू पॉइंट्स असाइनमेंट करके रखना है। थैंक यू सो मच।